नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमापाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए हम रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ स्टार न्यूज प्लस पर। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए स्टार न्यूज प्लस। में आज संविधान पर चर्चा हुई। राजनाथ सिंह ने चर्चा शुरू करते हुए कांग्रेस के पहले की सरकारों को घेरने की कोशिश की तो विपक्ष की तरफ से प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रियंका ने कहा कि पूरे देश की जनता जानती है कि इनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है, जो यहाँ से वहां जाता है वो धुल जाता है। इस तरफ दाग उस तरफ स्वच्छता। मेरे कई ऐसे साथी हैं जो इस तरफ होते हैं उस तरफ चले गए। मुझे दिख भी रहे कि अब वो वॉशिंग मशीन में धुल गए हैं। जो लोग दबाव में नहीं झुकते हैं उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, सताया जाता है। पूरे देश में डर का माहौल है। इनकी मीडिया की मशीन झूठ फैलाती है, शायद वो भी भय में है। मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि ऐसा डर का माहौल देश में अंग्रेजों के राज में था। जब इस तरह बैठे हुए गांधी की विचारधारा के लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तब उस विचारधारा के लोग अंग्रेजों के साथ सांठगांठ कर रहे थे। प्रियंका ने कहा कि पहले राजा भेष बदलकर आलोचना सुनने जाता था, लेकिन अब राजा भेष तो बदलते हैं। शौक तो है उनके भेष बदलने का, लेकिन ना जनता के बीच में जाने की हिम्मत है और ना आलोचना सुनने की। विपक्ष को डराने की कोशिश करने वाली सरकार आज खुद डरी हुई है। चर्चा में हिस्सा लेते हुए अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर देश की सुरक्षा से समझौते के आरोप लगाते हुए कहा कि कई जगह पर हमारी सीमा सिकुड़ रही है। अरुणाचल में चीन ने कई गांव बसा लिए, लद्दाख में हम अपनी ही सीमा से पीछे हटे। सीमा के पास रेजांगला मेमोरियल बना था, उस मेमोरियल को तोड़ दिया गया। अखिलेश ने मोदी सरकार पर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया तो शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत ने विरोधी दलों की सरकारों को गिराने के लिए बीजेपी पर तीखे हमले किए। राज्यपालों पर राजनीतिक पक्षपात करने का आरोप भी लगाया। साथ ही उन्होंने देश में बढ़ती बेरोजगारी और मणिपुर में जारी जातीय संघर्ष के साथ साथ महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों को भी उजागर किया। सभा में आज संविधान की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। विपक्ष पहले से ही सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे चुका है, लेकिन अभी तक सभापति ने इसे स्वीकार नहीं किया। उल्टा बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने विपक्ष के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दिया, जिसके बाद विपक्षी सदस्यों ने सभापति पर सत्ता का साथ देने के आरोप लगा दिए। सभापति जगदीप धनखड़ और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी बहस हुई। धनखड़ ने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, मैं झुकता नहीं हूं, तो खड़गे ने पलटवार करते हुए कहा कि आप हमारी पार्टी के नेताओं का अपमान करते हैं, आपका काम सदन चलाना है, हम यहाँ आपकी तारीफ सुनने के लिए नहीं आए। आप किसान के बेटे हो तो मैं मजदूर का बेटा हूँ। आप विपक्ष के नेताओं का सम्मान नहीं करते तो मैं आपका सम्मान क्यों करूं? मल्लिकार्जुन खड़गे जब राज्यसभा में बोल रहे थे तो सत्ता पक्ष के सदस्य हंगामा मचाकर उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे थे, तो सभापति की तरफ से सत्ता पक्ष के खिलाफ किसी तरह की तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही थी। इसी हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही को 16 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति पर तीखा हमला करते हुए कहा कि संसद की मर्यादाओं और नैतिकता आधारित परंपराओं का हनन अब राज्यसभा में दिनचर्या बन गई है। प्रजातंत्र को कुचलने और सच को पराजित करने की कोशिश लगातार जारी है। हम संविधान के सिपाही और रक्षक के तौर पर हमारा निश्चय और ज्यादा दृढ़ हो जाता है। हम न झुकेंगे, न दबेंगे, न रुकेंगे और संविधान, संसदीय मर्यादाओं और प्रजातंत्र की रक्षा के लिए हर कुर्बानी के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। खड़गे ने आगे कहा कि संसद में सदस्यों को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, लेकिन सभापति विपक्ष को लगातार टोकते हैं, उन्हें अपनी बात पूरी करने का मौका ही नहीं देते। विपक्ष से बिना वजह ऑथेंटिकेशन की मांग करते हैं, जबकि सत्ता पक्ष के सदस्यों को, मंत्रियों को और प्रधानमंत्री को कुछ भी कहने देते हैं। वो कोई भी झूठ सदन में कह दे, कोई फेक न्यूज फैला दे, उन्हें कभी नहीं रोकते, लेकिन विपक्ष के सदस्यों को मीडिया की रिपोर्ट को भी प्रमाणित करने को कहते हैं और ऐसा न करने पर उन पर कार्रवाई करने की धमकी देते। अब हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार के खिलाफ महाभियोग चलाया जाएगा। राज्यसभा के महासचिव को महाभियोग के संबंध में नोटिस दिया गया है। नोटिस को स्वीकार करने के बाद जस्टिस शेखर के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। कपिल सिब्बल के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने महाभियोग प्रस्ताव पेश किया। प्रतिनिधि मंडल में सांसद विवेक तनखा, दिग्विजय सिंह, पी विल्सन, जॉन ब्रिटोस और KTS तुलसी शामिल थे। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बताया कि महाभियोग प्रस्ताव के समर्थन में 55 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। दरअसल जस्टिस शेखर यादव ने 8 दिसंबर को प्रयागराज में VHP की लीगल सेल के कार्यक्रम में कहा था, मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि ये हिंदुस्तान है और ये देश यहाँ रहने वाले बहुसंख्यकों की इच्छा से चलेगा।
जस्टिस यादव ने कहा था कि ये जो कठमुल्ला है ये सही शब्द नहीं है, लेकिन कहने में परहेज नहीं है क्योंकि वो देश के लिए बुरा है, देश के खिलाफ है, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े ऐसा सोचने वाले लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। जस्टिस यादव के इसी बयान को लेकर अब उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया है। इसे लेकर कपिल सिब्बल ने कहा कि जब किसी जज की नियुक्ति होती है तो वो संविधान की रक्षा की शपथ लेता है। जो जज संविधान की रक्षा की शपथ लेने के बाद संविधान पर ही आक्रमण करे तो हमारा मानना है कि उस जज को उस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें हटाया जाना चाहिए। इसीलिए जस्टिस यादव के खिलाफ महाभियोग चलाने का प्रस्ताव दिया गया है। सिब्बल ने कहा कि इस प्रस्ताव का समर्थन सत्ता पक्ष को भी करना चाहिए। हमने पीएम मोदी और अमित शाह से इसके लिए समर्थन मांगा है। संविधान की रक्षा के लिए उन्हें हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। सिब्बल ने आगे कहा कि अगर वो हमारे साथ नहीं आते तो देश को पता लग जाना चाहिए कि किस तरफ वो हैं और किस तरफ हम हैं, क्योंकि इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। हमारे देश में कोई नहीं चाहेगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज एक तरफा बयान दे, जिससे संविधान का रोज उल्लंघन। प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संसद परिसर में पीएसयूज यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट से जुड़े हुए लोगों के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद राहुल ने निजीकरण नीतियों को लेकर मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की। राहुल ने सरकार पर पीएसयूज के भी निजीकरण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय संपत्ति चुनिंदा पूंजीपतियों के समूह को सौंपी जा रही है। इस मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, मोदी सरकार लाभकारी सार्वजनिक उपक्रमों का भी निजीकरण करने पर आमादा है। देश की संपत्ति चुनिंदा पूंजीपतियों को सौंपी जा रही है। हम इस मुद्दे के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठाते रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। वहीं इसके साथ ही साथ राहुल गांधी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी मुलाकात की और जीएसटी से जुड़े कई गंभीर मुद्दे उठाए। इस बैठक में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने नेता प्रतिपक्ष के आगे अपनी तमाम समस्याएं रखी। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने के 7 साल बाद भी इसमें तरह तरह की खामियां हैं। आज तक इसकी वेबसाइट ठीक से काम नहीं करती है। ओटीपी की समस्या अभी भी बरकरार है। एक्सपर्ट्स की राय नहीं ली जाती। यूं ही मनमाने ढंग से एक के बाद एक बदलाव किए जा रहे हैं। वहीं बिना पैसे दिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो रहा है। देखा जाए तो राहुल गांधी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलकर उनकी समस्याओं को उठाने का काम कर रहे हैं। वहीं सदन का शीतकालीन सत्र भी फिलहाल जारी है, इसलिए मुमकिन है कि इन मुद्दों को राहुल गांधी बतौर नेता प्रतिपक्ष सदन में उठाकर सरकार को घेरने का काम कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच के फैसले को न्याय का मजाक बताया था। कोर्ट के फैसले को सेकुलरिज्म के सिद्धांतों के खिलाफ बताया था। सुप्रीम कोर्ट के जिस संवैधानिक बेंच ने अयोध्या विवाद पर फैसला सुनाया था, इसमें जस्टिस चंद्रचूड़ भी शामिल थे। इसके अलावा जस्टिस नरीमन ने वर्शिप एक्ट को लेकर पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ पर भी सवाल उठाए थे और अब जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि फैसला सबूतों के विस्तृत विश्लेषण पर आधारित था और अब इस पर कुछ और दावा करना तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा। चंद्रचूड़ ने कहा कि इस फैसले का एक पक्ष था और अब इसकी आलोचना करना या पक्ष लेना मेरा काम नहीं। अब ये फैसला सार्वजनिक संपत्ति है और इस पर दूसरे ही बात करेंगे। उन्होंने कहा कि जस्टिस नरीमन एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं और उनकी आलोचना इस बात का समर्थन करती है कि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत भारत में जीवित है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक अंतरात्मा की स्वतंत्रता है। पूर्व सीजेआई ने कहा कि मैं अब अपने फैसले का बचाव नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकता। हमने 5 जजों ने इस केस पर फैसला दिया और तर्क भी दिया है। इस कारण हर न्यायाधीश फैसला का हिस्सा है और हम अपने फैसले के शब्द पर अडिग हैं। उन्होंने संविधान का जिक्र करते हुए कहा कि संविधान न केवल एक राजनीतिक दस्तावेज बल्कि सामाजिक परिवर्तन के लिए एक दृष्टिकोण वाला महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार से पहले गहमा गहमी जारी है। इस बीच उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पार्टी एनसीपी ने वित्त मंत्रालय पर दावा ठोक दिया है। एनसीपी प्रवक्ता अमोल मिटकरी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अजित पवार को वित्त मंत्रालय नहीं मिला तो सरकार का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मिटकरी ने कहा कि 2024 के चुनावों से पहले पूरे महाराष्ट्र ने लाडली बहना योजना और किसानों के बिजली बिलों की माफी जैसी कल्याणकारी योजनाओं को लागू होते देखा। योजनाओं को लागू करते समय वित्त मंत्री के रूप में अजित पवार ये सुनिश्चित करेंगे कि राज्य पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ न पड़े। अगर महाराष्ट्र में वित्त अनुशासन सुनिश्चित करना है तो वित्त विभाग अजित पवार को मिलना चाहिए, नहीं तो सरकार का मतलब ही क्या है। बता दें कि बीते दिन अजित पवार दिल्ली में थे। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। माना जा रहा है कि उन्होंने मंत्रियों की संख्या और मंत्रालयों पर भी अपनी मांग अमित शाह के सामने रखी थी। वहीं शिंदे भी गृह मंत्रालय की मांग कर रहे हैं। वो सीएम पद गवा चुके हैं।
अब गृह मंत्रालय नहीं खोना चाहते हैं। वो लगातार बीजेपी से गृह मंत्रालय की मांग कर रहे हैं और बीजेपी ये मंत्रालय किसी और को नहीं देना चाहती। कहा जा रहा है कि वो सारी पावर अपने पास रखना चाहती है। ऐसे में बीजेपी के सहयोगी दलों ने ही पार्टी के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। इसके बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस तनाव को बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं पर हो रहे हमलों ने और बढ़ा दिया है। लेकिन अब बांग्लादेश के रुख में नरमी आने के संकेत मिलने लगे हैं। बांग्लादेश को पाकिस्तान से 16 दिसंबर को आजादी मिली थी। बांग्लादेश की आजादी में हिंदुस्तान का बड़ा योगदान रहा, इसलिए हिंदुस्तान में भी बांग्लादेश के मुक्ति दिवस पर कार्यक्रम होते हैं, जिसमें बांग्लादेश का डेलीगेशन हिस्सा लेता है। मौजूदा हालात में जब भारत और बांग्लादेश के रिश्ते खराब दौर से गुजर रहे हैं, तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि इस साल से जारी विजय दिवस का जश्न इस बार फीका हो जाएगा। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की सरकार अपना डेलीगेशन नहीं भेजेगी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की सरकार की तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल हिंदुस्तान भेजा जा रहा है। इससे संकेत मिल रहे हैं कि हिंदुस्तान को लेकर बांग्लादेश का रुख नरम पड़ रहा है और इसके पीछे की वजह हिंदुस्तान के विदेश सचिव विक्रम मिस्री के बांग्लादेश दौरे को माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि कोलकाता में हिंदुस्तानी आर्मी की ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर फोर्ट विलियम में 16 दिसंबर को विजय स्मारक पर 1971 के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। फोर्ट विलियम में तकरीबन 2 घंटे के कार्यक्रम में बांग्लादेश के मुक्ति योद्धा मौजूद रहेंगे। हालांकि अभी तक इस बात की आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है कि प्रतिनिधिमंडल में मुक्ति योद्धा के अलावा कौन कौन होगा। वैसे मुक्ति योद्धाओं को मुक्ति दिवस पर हिंदुस्तान भेजने से ये साफ नहीं हो रहा है कि बांग्लादेश का रुख पूरी तरह से बदल गया है, क्योंकि अभी भी बांग्लादेश में हिंदुस्तान विरोधी प्रदर्शन चल रहे हैं।